नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान की जो अनसॉल्व्ड पेपर है, जिसमें हम हल कर रहे हैं सेट नंबर जो दूसरा है हमारा, जिसका कोड नंबर है 348 GH। ठीक है, 2024 का ही है। तो सेट नंबर दूसरे में जो है हमने क्वेश्चन जो है 5 का जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, 5 का ग तक हमने क्वेश्चन पूरे के पूरे फाइनल कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का घ से। बहुत ही जल्द चलते हैं, बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5 का घ कह रहा है कि मानवों में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार या सिंड्रोम पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए आंसर पहला हमारे पास डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम रोग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे सबसे पहले कि इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। जो जिस व्यक्ति के अंदर ये डाउन सिंड्रोम रोग होगा उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47 होगी। कितनी होगी? 47 होगी। 46 बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और आगे देखिए, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की आंखें जो होती हैं कैसी? तिरछी हो जाती हैं। कैसे ही? आंखें तिरछी और पलकें मंगोलों की भांति। जो पलकें होती हैं मंगोलियन व्यक्ति होते हैं, ठीक है। पलकें मंगोलों की भांति वलित, ये फोल्डेड, सिर गोल, मुख खुला सा रहता है। ये क्या है? इनके लक्षण है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये डाउन सिंड्रोम रोग होगा ये उसके लक्षण दिखाई देंगे। सिर गोल होगा, मुख खुला रहेगा, अब पलकें मंगोलों की भांति वलित होगी। आपने मंगोल शासक का नाम सुना भी होगा, चंगेज खान, ठीक है। आप चंगेज खान की आप फोटो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पलकें कैसी होती हैं, बिल्कुल तरह से वलित होती हैं, गोल होता है, ठीक है, सिर। और मुख जो होगा इनका खुलासा होता है इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का। इसके बाद हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम रोग है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम भी खतरनाक रोग होता है ये। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम रोग क्या होता है? इस रोग से ग्रसित महिलाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 45 होती है। कितनी होती है? 45 है। और क्या जानना हम, क्योंकि आपको पता है 46 होती है लेकिन एक कम हो जाता है। कौन सा गुणसूत्र कम हो जाता है? लिंग गुणसूत्र, क्योंकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं तो एक X गुणसूत्र कम हो जाता है और एक ही X गुणसूत्र बचता है लिंग गुणसूत्र में, ठीक है। इस सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं का कद कैसा होता है? छोटा होता है। जो भी महिला इस रोग से ग्रसित होगी टर्नर सिंड्रोम से, उसका कद जो होगा बिल्कुल छोटा होता है। वक्ष जो होते हैं वो चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा वक्ष, यानी छाती वाला एरिया। और बांझ होती हैं, यानी कि मतलब वो बच्चे का जन्म नहीं दे सकती। इसके बाद हमारे पास है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में जो होता है वो पुरुषों की में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति या पुरुष, इस रोग से ग्रसित पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। और लक्षण आपको ध्यान में रखना है, महिलाओं के समान कम बाल होते हैं। जो पुरुष होगा क्योंकि यह रोग जो होता है वो पुरुषों में ही होता है, तो जो पुरुष होगा उसके शरीर पर बिल्कुल कम बाल दिखेंगे महिलाओं की भांति, ठीक है। जैसे महिलाओं के बाल शरीर पर बाल कम होते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष के अंदर यह रोग होगा उस पुरुष के अंदर कम बाल होंगे शरीर में, ठीक है। और देखिए उसके बाल कम होंगे और स्तनों का विकास भी होगा। वो जो व्यक्ति आपको दिखाई देगा इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, उसके अंदर जो है कैसा लक्षण दिखेगा? ये वाला लक्षण भी दिखेगा, ठीक है। जो स्तनों का भी उनके अंदर विकास होगा और वृषण छोटे होते हैं, शुक्राणु नहीं बनते हैं। वो जो व्यक्ति होगा उसके अंदर इतने लक्षण पाए जाएंगे, महिलाओं के समान कम बाल भी होंगे आपको दिखाई देंगे, स्तनों का विकास भी होगा उसको, वो भी दिखाई देगा आपको, और वृषण भी छोटे होते हैं, शुक्राणु नहीं बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 का क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए कि प्राकृतिक वर्ण है क्या। आंसर में लिखना है जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक
उपर्युक्त व समर्थ हो जाते हैं। क्या कहलाता है? प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। आपको पता भी होगा जो जीव होते हैं, जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं कुछ उत्पन्न होती हैं उनके शरीर में, और कुछ उत्परिवर्तन भी होते हैं उनके शरीर में, जिनके कारण वो क्या होते हैं, जिनके कारण वो जीव जो होते हैं वो बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने आप को क्या बना लेते हैं? समर्थ बना लेते हैं और उपयुक्त बना लेते हैं। और इसी घटना को हम कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। और अर्थात हम जान सकते हैं लाभप्रद विभिन्नताओं एवं उत्परिवर्तनों को स्थापित करने में प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? सहायक या महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या? जो यही प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख नंबर 6 का ख कह रहा है कि दृश्य प्रारूप एवं जीनी प्रारूप में विभेद कीजिए। कि दृश्य प्रारूप के बारे में भी हमें बताना है और जीनी प्रारूप के बारे में भी हमें बताना है। तो आंसर डालना है, एक तरफ दृश्य प्रारूप, एक तरफ जीनी प्रारूप डालना है हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिखना है दृश्य प्रारूप में, इसे अंग्रेजी में कहता है फिनोटाइप, इसे कहते हैं जीनोटाइप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष रूप में लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को क्या करता है? ये व्यक्त करता है। ये क्या करता है? जो भी जीव होगा, जीवों का आकार और आकृति, रंग, स्वभाव आदि गुणों को क्या करता है? व्यक्त करता है, इनको कंट्रोल करता है, बताता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पौधों की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल व आँखों का रंग, ये सभी लक्षण कैसे होते हैं? हमें बाहर से दिखाई देते हैं। पुरुष के वो लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं वही हमारे फिनोटाइप होते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पौधे की लंबाई बाहर से दिखाई देती है, मनुष्य के घुंघराले बाल हमें दिखाई देते हैं, आँखों का रंग भी दिखाई देता है, त्वचा का रंग भी दिखाई देता है। ये सभी क्या हैं? हमें दिखाई देने वाले लक्षण हैं। दृश्य प्रारूप ही होता है। ठीक है। अब जीनी प्रारूप में क्या है? जीनी प्रारूप में जो जीनी संरचना होती है, जीन के संगठन के बारे में हमें पता चलेगा। किस जीनी प्रारूप में किसके बारे में? जीनी संगठन के बारे में, जीन के। तो जीनी प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। ठीक है। किसको व्यक्त करता है? जीव के जीन के संगठन को, जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को क्या करता है? निर्धारित करता है। जीन ही क्या करता है? अलग अलग लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करता है, निर्धारित करने का भी काम करता है। जैसे हमारे पास है लंबे पौधों का जीन प्रारूप क्या होता है? कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। लंबे पौधों का जीन होता है। ये आपको ध्यान में रखना। बोने के लिए स्मॉल टी होता है। लंबे के लिए कैपिटल टी गामा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं। लक्षण प्रारूप जो होते हैं वो देखने में बिल्कुल समान होते हैं, उनका जीन प्रारूप संगठन में समान होता है और नहीं भी। जो देखने में आपको लंबे दिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उनका जीनी संगठन एक समान ही हो। एक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये कि देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास यह भी पौधा लंबा होगा, यह भी पौधा लंबा होगा। देखने में तो लक्षण समान होंगे, लक्षण प्रारूप लंबा और लंबा, लेकिन कारण क्या है कि उनका जीन प्रारूप संगठन समान होता है और नहीं भी। कभी कभी क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये समान है? जीनी संगठन बिल्कुल नहीं समान, यह अलग है और यह अलग है। तो समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्धन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। यानी कि मतलब है कि समान जीन प्रारूप, यदि उनका जीन प्रारूप समान है तो उनका लक्षण प्रारूप भी समान होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है, अब ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे में
अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी, विपर्यासी लिख दो या विपरीत, ठीक है, विशेषकों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं हम इसके आगे का आंसर। तो आंसर में देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने बना रखा है। ये यहाँ पर हमारे पास कितने लक्षण है? 7 हैं, ठीक है, 7 विपर्यासी, 7 विपरीत, यानी कि मतलब लक्षण ये पूरे पूरे, ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण को व्यक्त करेगा। देखिए हमारे पास पहला लक्षण है बीज का आकार। पहला लक्षण क्या है? बीज का आकार। यदि बीज गोल होगा बिल्कुल तो उसे बोलेंगे प्रभावी लक्षण। यदि बीज कैसा होगा? झुर्रीदार होगा तो उसे अप्रभावी लक्षण बोलेंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा मटर का दाना, कोई तो गोल होता है, कोई तो इधर उधर टेढ़ुक होता है, नहीं, ठीक है ना, तबला तबला जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है? झुर्रीदार। दूसरा है बीज का रंग। यदि बीज का रंग कैसा होगा? पीला होगा तो प्रभावी लक्षण होगा, अगर हरा होगा तो वो अप्रभावी लक्षण माना जाएगा। तीसरा है पुष्प का रंग। यदि पुष्प का रंग बैंगनी होगा तो उसे बोलेंगे प्रभावी लक्षण, ये सफ़ेद होगा तो अप्रभावी लक्षण। चौथा है पुष्प की स्थिति। अगर पुष्प की स्थिति अच्छी होगी तो प्रभावी लक्षण, यदि शीर्षस्थ होगी तो अप्रभावी लक्षण। पांचवा है फली का आकार। फली का आकार यदि फूला होगा प्रभावी लक्षण, पिचकी या पिचका होगा तो अप्रभावी लक्षण। आपने देखा भी होगा जहाँ पर मटर के जो दाने होते हैं भरे रहते हैं उसे ही फली बोलते हैं, जहाँ पर भरे रहते हैं, क्योंकि एक मटर वो जो फली होती है ना, बहुत सारे उसके अंदर दाने होते हैं, तो वो फली ही होती है जो लगी होती है, ठीक है, पौधे से, जिसमें मटरे यानी होते हैं मटर। फली का आकार हो गया। फली का रंग यदि हरा होगा तो प्रभावी, यदि पीला होगा तो अप्रभावी लक्षण। सातवां तने की लंबाई। यदि तने की लंबाई है लंबी, यानी लंबा है तना, तो प्रभावी लक्षण, बौना है तो अप्रभावी लक्षण। ये सभी के सभी जो लक्षण हैं इसे अब ऐसे ही अच्छी तरह से लिख कर आना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारे पास है छठवें का घ का कह रहा, छठवें घ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है जैव सूचना विज्ञान। इसके बारे में हमें जानना है जैव सूचना विज्ञान क्या है। तो आंसर में देखिए, जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़े का संग्रह विश्लेषण किया जाता है, वही क्या है? जैव सूचना विज्ञान। जिस क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पर जिस क्षेत्र के लिखा है जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके हम अंतर्गत, जिस क्षेत्र के अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधी आंकड़े का संग्रह यानी स्टोर, विश्लेषण, उसके बाद जानकारियाँ भी हम करेंगे, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसमें मानव जीनोम के मानचित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र? मानव जीनोम के भी मानचित्र बनाए जाते हैं। वे डीएनए के अनुक्रम को पंक्तिबद्ध भी करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में किया जाता है। इतने जगह में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा एमनियोसेंटेसिस। उल्बवेधन बोलते हैं इसे। यह एक तरह की जांच है, ये एक तरह क्या है? जांच है, जिसमें हम यह पता लगाते हैं कि महिला के गर्भाशय में लड़का है या लड़की। इससे हम आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकते हैं, जो भी जेनेटिक रोग होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा। एमनियोटिक द्रव का जांच होता है, क्योंकि एमनियोटिक द्रव में ही कोशिकाएं होती हैं, उसी की जांच करके पता लगा लिया जाता है कि बच्चे के जो अंदर कहीं आनुवांशिक रोग तो नहीं है। यदि हैं तो उसे मरवा सकते हैं, यदि नहीं, यानी यदि है तो मरवा सकते हैं और नहीं है तो आप मरवा नहीं सकते हैं, कानून अपराध है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और आगे के क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आंसर में पहला हमारे पास विशेषता है प्रतिकृतियन का उत्पत्ति या ORI का प्रारंभ, ठीक है। देखिए इसमें लिखना है आपको, यह वह अनुक्रम है
जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जहाँ से किसकी शुरुआत होती है? प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, किस अनुक्रम से? यही अनुक्रम से, इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रतिकृति कर सकता है। ठीक है, यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के, ये जो अनुक्रम होता है, जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जो डीएनए के प्रतिरूपों की जो संख्या है, उसके नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर संख्या प्राप्त करना चाहता है लक्ष्य डीएनए की, तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल जो होता है वो क्या हो? ORI, जिसका मूल यानी ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में क्या हो? सहयोग हो। इसे हम चित्र के द्वारा देखेंगे ORI कहाँ है, कहाँ हमें जोड़ना है डीएनए खंड। ठीक है, जहाँ पर डीएनए खंड जुड़ता है वह हम जगह भी देखेंगे अभी चित्र में, ORI। इसके बाद दूसरी विशेषता हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरी विशेषता वर्ण योग्य चिन्ह, यानी कि मतलब वर्ण योग्य चिन्हक। ठीक है, वर्ण योग्य चिन्हक के बारे में जानेंगे। देखिए, ORI के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता भी होती है, जो आरूपांतरणों की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो। उन्हें समाप्त करने में क्या हो? सहायक हो। और रूपांतरणों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। क्या होने? उनकी वृद्धि को भी क्या होने दे। और रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। रूपांतरण एक प्रकार की क्रिया होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं, भेजते हैं। ठीक है, सामान्यतया एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन जैसे प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन इकोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। यही हमारे क्या होते हैं? चिन्हक होते हैं। ठीक है, उपयोगी। इसके बाद तीसरा हमारे पास है क्लोनिंग स्थल। तीसरा क्या है? क्लोनिंग स्थल। ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए, क्लोनिंग स्थल के बारे में तीसरा पॉइंट है क्लोनिंग स्थल। देखिए, इसमें क्या है? विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो विजातीय डीएनए होता है, विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना बहुत ही जरूरी है। वह स्थल, ठीक है, पहचान स्थल बहुत जरूरी है। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन सकते हैं। ठीक है, इसके कई खंड क्या होते हैं? बन जाते हैं। पहचान स्थल होने पर कई खंड बन जाते हैं, जो जीन क्लोनिंग को क्या बना देते हैं? जटिल, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन जो होता है ना, उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। यानी कि मतलब जो हमारे पास विजातीय डीएनए होता है, विजातीय डीएनए का बंधन जो होता है उन दोनों
प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है, केवल एक में। उदाहरण में टेट्रासाइक्लिन। उदाहरण पहला कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। एक ही उदाहरण आपको याद में रखना है। अब देखते हैं हम इसका चित्र, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र, क्लोनिंग संवाहक का चित्र है। यह भी आपको बनाकर आना है, ठीक है। ORI आपको दिखाई दे रहा ना, PBR 322, PBR 322, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है PBR 322 संवाहक, ये आपको ये जो आपको क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ORI, यहीं से क्या होता है? यहीं से शुरुआत होता है प्रतिकृतियन की। कहाँ से? यहीं भाग से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। कोई DNA खंड जब इससे जुड़ जाता है तब प्रतिकृतियन की शुरुआत होने लगती है, संख्या में वृद्धि होने लगेगी। और ये आपको दिखाई दे रहा है एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन। ये ये भी एक जगह है, ठीक है। ये भी आपको बनाकर आना है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट इसका पूरा ले लेना है और इसे अच्छी तरह से इसे बनाकर आपको आना भी है। यदि आप नहीं बनाएंगे आपके नंबर कट भी सकते हैं, यदि आप बना दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। और इसे समझने के लिए अभी मैंने लिखाया है, उसी से आप बिल्कुल तरह से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 7वें का अथवा कह रहा है, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। आंसर में लिखना है आपको, जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के लिए संकरण कराया जाता है यानी क्रॉस, तो वह द्विसंकर संकरण कहलाता है। हम इसे समझेंगे बढ़िया उदाहरण से, उदाहरण ज़्यादा समझ में आएगा उदाहरण से, कि जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले यदि पौधों के मध्य हम संकरण की क्रिया कराएंगे तो वही हमारा क्या है? द्विसंकर संकरण। आपको बस इतना ही याद करना है, कितना? इतना ही आपको याद करना है। उदाहरण में जब पीले गोल तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। उदाहरण सभी हम देखेंगे। इसे 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 इससे यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है इससे, ठीक है। इससे यह सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है। कैसा गुण होता है? प्रभावी गुण। तथा हरा रंग व झुर्रीदार आकार जो होता है, झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। कैसा गुण है? अप्रभावी। झुर्रीदार अगर वो हरा होगा तो, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इसका रेखा चित्र, यहाँ से हमारे पास रेखा चित्र में क्या है, हम चेकर बोर्ड भी इसका बनाएंगे भी। देखिए गोल पीला, ये कैसा? गोल पीला, ठीक है। हम गोल, ये हमारे पास बीज कैसा हो? गोल, उसका कलर पीला। झुर्रीदार हरा, ये गोल के लिए कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल वाई। झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, हरा के लिए स्मॉल वाई लेंगे। ये जनक पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी है। इससे हम क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। दोनों सेम है ना, ये दोनों ही जीन सेम है। देखिए एक यहाँ से आर आ जाएगा और एक यहाँ से वाई आ जाएगी। दोनों को एक ही जीन निकाल लिया तो यहाँ युग्मक बन गए हैं हमारे। ये क्या बने हैं? युग्मक बने हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी निकालो एक आर एक वाई। तो जब दोनों के मध्य संकरण की क्रिया कराएंगे तो कैपिटल आर पहले लिखा जाता है और स्मॉल आर बाद में लिखा जाता है। कैपिटल वाई पहले, स्मॉल वाई बाद में। तो देखिए ये कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी पहली जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, ठीक है। F1 पीढ़ी जिसे आप कहोगे। यहाँ पर आपको पता है गोल के लिए कैपिटल आर, पीला के लिए कैपिटल वाई। इसी प्रकार यहाँ भी। तो जो हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों में से कौन अपना प्रभाव दिखाएगा? तो कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आर है ये अपना प्रभाव दिखाएगा, इसीलिए प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कौन अपना प्रभाव पहले दिखाएगा? ये दिखाएगा। ये छुप जाता है, ये लक्षण जो होते हैं छुप जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हें अप्रभावी बोलते हैं, इन्हें प्रभावी बोलते हैं। तो हमारे पास इन दोनों में से कौन अपना प्रभाव दिखाएगा? यह दिखाएगा। तो इसीलिए बीज कैसा होगा? गोल होगा। और कैसा होगा?
पीला होगा, क्योंकि पीला दिखाई देगा और यहाँ पर राउंड यानी गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये संतान हमें कैसी मिली? गोल पीली, यानी कैसी संतान मिली? गोल और पीला। और जब इन्हीं के मध्य हम क्या कराएंगे? स्वसंकरण या स्वपरागण की क्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी हमारे पास है, जो वही कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि मतलब और कैपिटल वाई स्मॉल आई अभी तक हमने हमारे यहाँ पर संतान का निर्माण हुआ है ना। ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है? एक तरफ एक को मान लेना नर, एक को मान लेना है मादा। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी ये संतानें उत्पन्न हुई हैं, इन्हीं से हम क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। इन्हीं से क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि स्वसंकरण की क्रिया करा रहे हैं तो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, लेकिन एक नर और एक मादा मान लिया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? तो हमें 4 प्रकार के युग्मक मिलेंगे। कितने प्रकार के युग्मक मिलेंगे? 4 प्रकार के युग्मक मिलेंगे। एक बार जब कैपिटल आर स्मॉल यानी कैपिटल वाई से मिलेगा तो यह युग्मक बनेगा, जब यह इससे मिलेगा तो यह युग्मक बन जाएगा। इसी प्रकार यह इससे मिलेगा तो यह, और यह इससे मिलेगा तो यह युग्मक। 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो आपको क्या बना लेना है? सबसे पहले ये चेकर बोर्ड बना लेना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ नर एक मादा लिख लेना है। कोई तो आप चित्र भी बना सकते हैं छोटा सा। ठीक है, बना देते हैं। तो यहाँ से एक पूरे 4 यहाँ आपको लिख देना, 4 यहाँ लिख देना है। ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए जब इसके साथ संकरण कराएंगे तो हमें कैसी संतान मिलेगी? देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल वाई हैं दोनों। ठीक है, और इसके साथ संकरण कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। स्मॉल वाले को हमेशा बाद में लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना है, अप्रभावी वाले को। और इसके साथ संकरण कराएंगे तो यह मिलेगा, और इसके साथ संकरण कराओगे तो हमें यह मिलेगा। इसी प्रकार इसके साथ तो यह मिलेगा, इसके साथ कराएंगे तो यह इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये मिलेगा। स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है, दोनों में से पहले इसे लिखेंगे कैपिटल को, फिर स्मॉल को लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ कराएंगे तो आपको संकरण इसके साथ और इसके साथ कराओगे, इसके साथ करा देना। ठीक है, अब देखिए इन सब इसका जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाले को पहले, स्मॉल वाले को बाद में, इस वाले को पहले, इस वाले को बाद में। तो जब संकरण आप करा दोगे तो हमें इतने प्रकार की संतानें मिलेंगी। लेकिन आपको देखना है कितने गोल हैं, कितने पीले हैं, कैसे है। ठीक है, तो देखिए फिनोटाइप का अनुपात। अब हमें फिनोटाइप का अनुपात देखते हैं, यहाँ पर हमें मिल चुका है। फिनोटाइप का अनुपात क्या है? 9:3:3:1 है। ये हमारे फिनोटाइप का अनुपात है। फिनोटाइप का अनुपात यानी कि मतलब फिनो दृश्य प्रारूप है। अभी मैंने बताया दृश्य प्रारूप क्या होता है, जो हमें बाहर से लक्षण दिखाई दे, वही क्या होते हैं? हमारे फिनोटाइप होते हैं। ठीक है, या दृश्य प्रारूप जिसे कह सकते हैं। तो हमारे पास 9:3:3:1 आ चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन एक तरह के हैं। जैसे हमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो हमारे पास कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? ये गोल। कैपिटल वाई यानी में मतलब होता है पीला। तो एक तो ये हम गोल पीला, यह भी हमें गोल पीला दिखाई दे, क्योंकि ये तो गोल ही है। अब इन दोनों में से यह अपना दिखाई देगा प्रभाव, ये दिखाएगा प्रभाव। तो ये पीला तो गोल पीला। इसी प्रकार यह भी गोल होगा, क्योंकि यह पहले है ना कैपिटल आर है, यह भी क्या होगा? यानी कि मतलब गोल होगा, यह भी पीला होगा। गोल पीला 3 हो गए, यहाँ भी गोल पीला ही होगा, क्योंकि पहले क्या है? कैपिटल है, और यहाँ भी पहले कैपिटल, यह भी गोल पीला, तो 4 हो गए ना। इसी प्रकार 9 होंगे गोल पीला कितने होंगे? 9। ठीक है, इसी प्रकार 3 हमारे क्या होंगे? देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर दोनों, और स्मॉल वाई। ये गोल और ये क्या है? गोल और हरा। ठीक है, और भी आपको मिले गोल और हरा। तो गोल हरा यहाँ आपको कितने? लगभग 3 मिलेंगे। इसी प्रकार आप ढूंढ सकते हैं फिनोटाइप का अनुपात। ठीक है, तो बस आज हमारा इतना ही बहुत है। इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो, कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।